हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ब्रेन्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स। और आज हम इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर के वो हम इस वीडियो में सारे कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। इसमें से जितना भी एग्ज़ाम्स में हमें जो जो टॉपिक्स या जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं इस वीडियोज़ में सारे कवर कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम वेव ऑप्टिक्स से। तो इसमें हमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा देखने को मिलता है वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इट इज़ डिफाइंड एज कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। ये ऐसे मतलब कंटिन्यूस लोकस किसी भी पार्टिकल लोकस मतलब इसमें जो कंटिन्यूसली इसमें पॉइंट्स बन रहे हैं उसको हम अगर वो वाइब्रेटिंग पॉइंट्स हैं और एक ही सेम फेज में वो लाई कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट 3 टाइप्स के हो सकते हैं, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन। स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में जैसे ये हमारे पास जो ये सर्कल्स हैं इन्हें हम बोलेंगे जो कंटिन्यूस लोकल्स हैं इनको हमें क्या बोलते हैं? इन्हें हम कहते हैं वेवलेट्स। तो ये हमारे वेवलेट्स हो गए। इसी तरह सिलेंड्रिकल में ये हमारे वेवलेट्स हो गए और ये हमारे प्लेन वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट ये हमारा टॉपिक था फर्स्ट। इसमें क्या होगा? हमारे पास कंटिन्यूस लोकस ऑफ पार्टिकल से एक ही मीडियम में जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स होंगे उनमें सेम फेज में जो हमारे पास फिगर बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें इस चैप्टर का ह्यूजेंस प्रिंसिपल या हाइजेंस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है इस चैप्टर का। दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड्स अस अ ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ अ वेव प्रोपेगेट्स। ये प्रिंसिपल हमें मेनली इस बात पर ये बेस्ड है कि जो वेव होती है वो कैसे प्रोपेगेट करती है और अपनी ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन मतलब ज्योमेट्रिकल अपनी शेप कैसे वो हमें उसकी प्रोवाइड करवाती है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल न्यू पोजीशंस एंड शेप्स ऑफ वेव फ्रंट्स कैन बी लोकेटेड एट सम अदर लेटर इंस्टेंट इफ इट्स शेप और पोजीशन एट अर्लियर इंस्टेंट इज नोन। मीनिंग क्या है इसका? अगर हमें इस प्रिंसिपल की हेल्प से हम जो ये वेव फ्रंट्स हमने पढ़े हैं स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन, इन तीनों के अलग अलग पोजीशंस और शेप्स को हम इस हाइजेंस प्रिंसिपल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हाइजेंस प्रिंसिपल मेनली हमें इन वेव फ्रंट्स की ज्योमेट्रिकल शेप्स और पोजीशंस के बारे में डिस्क्रिप्शन हमें देता है। आगे हाइजेंस प्रिंसिपल के हमारे पास 2 पोस्टुलेट्स हैं। वो पोस्टुलेट्स देखते हैं हम क्या हैं वो पोस्टुलेट्स। फर्स्ट है ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज लाइक अ सेंटर ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस सेंडिंग आउट द स्फेरिकल सेकेंडरी वेवलेट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी हम वेव फ्रंट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम स्फेरिकल वेव फ्रंट ले रहे हैं तो इसमें जो ये सारे वेवलेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं? एक सेंटर प्रोड्यूस कर रहे हैं इस पूरे वेव फ्रंट का। यही हमारा इस फर्स्ट पोस्टुलेट का मीनिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड जो इसका पोस्टुलेट है वो है द एनवलप कवरिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव्स द पोजीशंस एंड शेप्स ऑफ द वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट। ये मेन पोस्टुलेट है हाइजेंस प्रिंसिपल का। यही पोस्टुलेट हाइजेंस प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। इसका मीनिंग क्या है कि जो एनवलप कवर कर रहा है पूरे वेवलेट्स को, वो हमें जो वेवलेट्स है जैसे जैसे वो वेवलेट्स आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो वेव फ्रंट है उसकी शेप डिफाइन हो रही है। तो ये था हमारे पास हाइजेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? इट इज़ द फिनोमिना of the redistribution of light energy in a medium when light waves from 2 coherent sources superimpose with each other। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? एक ऐसा फिनोमिना है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम जो लाइट एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाने पर बेस्ड है। मतलब ये हमें फिनोमिना जो लाइट एनर्जी है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करके बताता है। और इसमें क्या होता है? जो लाइट वेव्स है एक ही मीडियम में 2 कोहेरेंट सोर्सेज सुपर इम्पोज विद ईच अदर। अब सुपर इम्पोज क्या होता है? जैसे अगर किसी भी चीज़ की मिरर इमेज
उसको पूरी तरह कवर कर ले तो वो क्या होगी, उसकी सुपर इम्पोजेबल होंगे वो आपस में। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम व्हेन लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज सुपर इम्पोज विद ईच अदर। मेनली तो बस ये क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम है। आगे हम देखते हैं इंटरफेरेंस दो टाइप्स की हो सकती है इंटरफेरेंस में। फर्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें जो इसकी कंडीशंस हमें इसमें चाहिए होती है वो कंडीशंस हैं, इसमें जो डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2n पाई होता है। मतलब जो डेल्टा फाई हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इसमें जो होता है वो हमारे पास 2n पाई मिलेगा हमें। और जो इसमें डेल्टा एक्स है मीन्स पाथ डिफरेंस है, वो हमारे पास आएगा n लैम्डा। और इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट चाहिए होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो हमारे पास आएगा 2n + -1 पाई। तो इसमें फेज डिफरेंस हमारे पास इतना है। और डेल्टा एक्स हमारे पास पाथ डिफरेंस है जो वो होगा हमारे पास n + -1/2 लैम्डा। और इसमें मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारे पास रिक्वायर्ड होती है। तो ये था हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहाँ तक हमने इस चैप्टर के मेन 3 टॉपिक्स कर लिए हैं। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका अनदर टॉपिक है हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है इस चैप्टर में वो है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ नंबर ऑफ वेव्स in a medium at a particular point is the vector form of individual displacements produced by each of the waves at that point। इसका मीनिंग क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, कि जो भी हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी नंबर ऑफ वेव्स इन अ मीडियम एट पर्टिकुलर पॉइंट, जो भी हम उसमें डिस्प्लेसमेंट वेव की, अगर हमारे पास ये ऐसे कोई भी वेव है तो अगर हमें इसके डिस्प्लेसमेंट बतानी है रिजल्टेंट, तो इसमें क्या होगी, इसमें नंबर ऑफ वेव्स यहाँ से यहाँ तक लेकर एक वेव होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी। इस टाइप से हमारे पास जितने नंबर ऑफ वेव्स हैं उनके जो हम उनका वेक्टर सम करेंगे तभी हमारे पास जो उस पूरे वेव की वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट गाइज हम इसमें देखते हैं जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं रिक्वायर्ड फॉर अ सस्टेनेड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास जो जो कंडीशंस हमें रिक्वायर्ड चाहिए हैं वो हम कंडीशंस देखते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि जो दो सोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होती है वो मस्ट बी कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का मीनिंग क्या है, मीन्स उसमें जो फेज डिफरेंस है बिटवीन टू वेव्स मस्ट बी कॉन्स्टेंट विद टाइम। मतलब कांस्टेंट होना चाहिए वो टाइम के रिस्पेक्ट में, फेज डिफरेंस किसके बीच में, दो वेव्स के बीच में। सेकंड है इसकी एक कंडीशन, एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव्स आर इक्वल और नियरली इक्वल। मतलब जो एम्पलीट्यूड्स होंगे वेव्स के दो, जैसे दो हमारे पास वेव है उन दोनों के एम्पलीट्यूड या तो बिल्कुल इक्वल होने चाहिए या मतलब आसपास हों एक दूसरे के, नियरली इक्वल हों। थर्ड है हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज होनी चाहिए। फोर्थ है सोर्सेज मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। अनदर है कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेव्स आर इक्वल। मतलब जो वेव की फ्रीक्वेंसीज हैं वो दोनों वेव्स की या जितनी भी वेव्स हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास ये कुछ कंडीशंस थी जो हमें इंटरफेरेंस, सस्टेनेड इंटरफेरेंस के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है हम देखते हैं अनदर टॉपिक जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये हमारे इसमें बहुत इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का एक्सपेरिमेंट है और इसमें मोस्टली इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो देखते हैं हम इसे डिनोट कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में YDSC। इन YDSC डिविजन्स ऑफ वेव फ्रंट्स टेक प्लेस। अब मेनली तो फर्स्ट जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो बेस्ड है इंटरफेरेंस के फिनोमिना पे। और नेक्स्ट है इसमें हम देखते हैं इसमें डिविजन्स ऑफ वेव फ्रंट्स टेक्स प्लेस, मतलब वेव फ्रंट्स का डिवीज़न इसमें आता है। नेक्स्ट है इफ़ वन ऑफ टू स्लिट्स। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें दो स्लिट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें दो स्लिट्स हमें चाहिए हैं। इफ़ वन ऑफ द टू स्लिट्स, दो स्लिट्स हमें चाहिए इज़ क्लोज्ड इन।
अगर उनमें से एक स्लिट को हम अंदर की तरफ क्लोज कर दें, देन इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर्स, मतलब इंटरफेरेंस का जो भी पैटर्न बनेगा वो डिसअपियर हो जाएगा। इट शोज दैट 2 कोहेरेंट सोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न। ये हमें क्या बताता है कि 2 कोहेरेंट सोर्सेज ही चाहिए होती हैं इंटरफेरेंस पैटर्न को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें हमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई 2 कोहेरेंट सोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। तो उसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि अगर हम दोनों स्लिट्स में से किसी एक स्लिट को क्लोज कर दें अंदर की तरफ, तो जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है वो डिसअपियर हो सकता है, इसीलिए हमें 2 कोहेरेंट सोर्सेज ही रिक्वायर्ड होती हैं। नेक्स्ट है इसमें, इफ़ वाइट लाइट इज़ यूज्ड एज अ पेरेंट सोर्स के रूप में अगर हम वाइट लाइट को यूज़ करें, देन क्या होगा, द फ्रिंजेस विल बी कलर्ड एंड अनइक्वल विड्थ। जो फ्रिंजेस हमारे पास प्रोड्यूस होंगे वो कलर्ड होंगे और उनकी जो विड्थ होगी वो आपस में अनइक्वल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, सेंट्रल फ्रिंज विल बी वाइट। जो सेंट्रल फ्रिंज है वो वाइट होनी चाहिए। और जो इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इज सेम, इंटेंसिटी क्या होगी ब्राइट फ्रिंजेस की, क्या होगी, सेम होगी। आगे YDSE जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें रिक्वायर्ड क्या क्या होता है, मतलब इसके एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक स्क्रीन होती है हमारे पास और इसमें 2 स्लिट्स है हमारे पास यहाँ, और दोनों स्लिट्स के बीच में कितना गैप है, d डिस्टेंस है। और स्लिट्स के सेंटर से एक स्क्रीन पर जो सीधी लाइन ड्रॉ की जा रही है उसका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में जो एंगल बन रहा है वो है हमारे पास थीटा। देन जो स्लिट्स हैं वो स्क्रीन से कैपिटल D डिस्टेंस पर दूर हैं। तो ये मेन जो हमारे पास हमें पता होना चाहिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम करते हैं इसका अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कंडीशंस हमें चाहिए ब्राइट फ्रिंज की और डार्क फ्रिंज की। तो हम देखते हैं कि ब्राइट फ्रिंज कैसे प्रोड्यूस होता है और डार्क फ्रिंज कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। देन ब्राइट फ्रिंज ओकर्स ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमिना हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं वो हमें पता है। एंड अनदर है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस मस्ट बी इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। जिसमें पाथ डिफरेंस होगा वो इवन मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा बाय 2 का। यहाँ पर जो x होता है, मतलब जिसमें पाथ डिफरेंस होता है, पाथ होता है इसमें टोटल वेव का, वो होता है n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। और यहाँ पर डेल्टा x पाथ डिफरेंस हमारे पास होगा n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव में, और डेल्टा फाई क्या होगा 2n पाई। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे, मतलब हमारे पास क्या मीनिंग है इसका। अगर हमारे पास 2 वेव्स है, वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2, अगर इन दोनों वेव्स की जैसे ये स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है तो यहाँ पर एंड हो रही है, और सेकेंड वेव भी ऊपर की हो रही स्टार्ट हो रही है और इधर ही एंड हो रही है, तो मीन्स इसका जो वेक्टर सम लेंगे हम, इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, इसमें एडिशन होगा। हमें वेक्टर्स का तो पता ही है, तो ये वेक्टर सम होगा इनका, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और इसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू एक पूरी वेव ये बन रही है, ये हमारे पास क्या होगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पर। नेक्स्ट गाइज हम देखते हैं डार्क फ्रिंज कैसे प्रोड्यूस हो सकता है। डार्क फ्रिंज इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो ब्राइट फ्रिंज था उसमें हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए थी, और जो डार्क फ्रिंज है इसमें हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये वेक्टर यहाँ अगर अपवर्ड वेक्टर है, यहाँ पर डाउनवर्ड होगा, मतलब अगर यहाँ पर वेव ऊपर से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर वेव नीचे से स्टार्ट होगी, ये हमारे पास होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसमें डेल्टा फाई की वैल्यू होगी 2n-1 पाई, और डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n-1 लैम्डा बाय 2। यहाँ तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं वो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, और इसके जो 2-3 और टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के वो हम आगे देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमें हमारे पास जो आता है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं।
अपनी जूनियर क्लासेस में। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज from a sharp edges of opaque obstacle or aperture and is spreading in geometrical shadow region is defined as diffraction of light। क्या समझे? हम समझे इससे कि जो लाइट रेज का किसी ऑब्स्टेकल या अपर्चर से टकराकर मुड़ जाना या किसी और दिशा में या किसी और डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाना, वही कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और हम इसको अनदर तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम द रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन टेंडेंसी इज डिफाइंड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो तरीके से हो सकते हैं, हमने पढ़ा एक ओपेक ऑब्स्टेकल से और एक अपर्चर से। तो ये हमारे पास फर्स्ट डिफ्रैक्शन फ्रॉम ऑब्स्टेकल है। जैसे ये लाइट रेज सीधी जा रही हैं, यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है, लेट कर लेते हैं, ये बीच में हमारे पास क्या आ गया? ऑब्स्टेकल आ गया। तो ये लाइट रेज यहाँ पे ही रुक गई जो इस ऑब्स्टेकल के, और जो बाकी रेज थी वो सीधी चली जा रही हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास ये अपर्चर है, इस अपर्चर में भी पहले लाइट रेज जा रही थी और बाद में ये इस डायरेक्शन में स्प्रेड हो गई। तो ये हमारे पास क्या दिखा है? एक कार्डबोर्ड है और इसमें होल दिखाया जा रहा है। तो ये अपर्चर आया और अपर्चर के कारण जो लाइट रेज है अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो गई? स्प्रेड हो गई। तो ये था हमारे पास डिफ्रैक्शन। It is practically observed that when the size of aperture or obstacle is greater than 50 lambda, then the obstacle or aperture shows no diffraction। अगर अपर्चर और ऑब्स्टेकल का साइज है वो 50 लैम्डा से बड़ा हो जाता है, मतलब 50 लैम्डा से हायर अगर उसका साइज हो सकता है, ग्रेटर साइज हो सकता है, तो उसमें डिफ्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं होगी। डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। कौन कौन से दो फैक्टर्स पर डिफ्रैक्शन है जो डिपेंड करती है? वो करती है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और अपर्चर पर। सेकंड है वेवलेंथ ऑफ वेव, वेव की कितनी वेवलेंथ है, और जो अपर्चर या ऑब्स्टेकल हमारे रास्ते में आ रहा है उसके कितना बड़ा वो है या उसका साइज कितना है। तो ये दो चीज़ों पर डिफ्रैक्शन है डिपेंड करती है। नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर डिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या क्या कंडीशंस चाहिए है? फर्स्ट है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल अपर्चर शुड बी नियरली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो साइज होना चाहिए ऑब्स्टेकल और अपर्चर का वो शुड बी नियरली इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट के नियरली इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ए जो है हमारे पास मतलब नियरली इक्वल होना चाहिए लैम्डा के। लैम्डा हमारे पास यहाँ पर क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻7 मीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है। वन कोहेरेंट सोर्स इज रिक्वायर्ड। डिफ्रैक्शन के लिए एक कोहेरेंट सोर्सेज तो चाहिए है। नेक्स्ट है फ्रिंजेस आर ऑफ अनइक्वल विड्थ। जो इसमें फ्रिंजेस चाहिए वो उनकी विड्थ है वो अनइक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आएगी? डिफ्रैक्शंस की कंडीशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास बात हुई है फ्रिंजेस की विड्थ की। तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। डार्क और ब्राइट फ्रिंज के बीच में जितना डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या कहलाएगा? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को हम डिनोट करते हैं बीटा से, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए। अगर सेंट्रल में हमारे पास फ्रिंज विड्थ हमें चाहिए वो होती है ट्वाइस ऑफ द दैट फ्रिंज विड्थ, दैट इज 2 लैम्डा डी अपॉन ए। और अगर हमें एयर में फ्रिंज विड्थ चाहिए तो हमारे पास लैम्डा डी अपॉन ए होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है ये भी हमने पहले पढ़ चुके हैं हम इसमें जूनियर क्लासेस में। पोलराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट। पोलराइजेशन क्या ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ये अनपोलराइज्ड लाइट है, मतलब कोई लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, मतलब इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। और अगर हम इसे एक स्क्रीन से या किसी भी मीडियम से पास करें तो ये पोलराइज्ड लाइट में अगर कन्वर्ट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? पोलराइजेशन। ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है ये सारी लाइट, तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट होगी। आगे है हमारे पास हम किस किस तरीक़ों से पोलराइजेशन कर सकते हैं लाइट की। फर्स्ट है पोलराइजेशन पोलेरॉइड। पोलेरॉइड मतलब एक एग्जांपल है इसमें टर्मेलाइन क्रिस्टल का यूज़ करके। ये टर्मेलाइन क्रिस्टल की अगर एक लेयर है और इसमें हम अनपोलराइज्ड
लाइट को पास करेंगे तो वो पोलराइज्ड लाइट के फॉर्म में बाहर हमारे पास आएगी। नेक्स्ट है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के द्वारा हम पोलराइजेशन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक प्रिज्म है, प्रिज्म में ये अनपोलराइज्ड लाइट हम पास कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्ट होके ये पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होके हमारे पास क्या, हमें पोलराइज्ड लाइट मिल रही है। नेक्स्ट है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। अगर हम इससे एक रिफ्रैक्टिव पोलराइजर में लाइट को पास करेंगे तो भी हमारे पास पोलराइज्ड लाइट हमें मिल जाएगी। अगर अनपोलराइज्ड लाइट को रिफ्लेक्शन वाले जो पोलराइजर है उसमें से पास करेंगे तो हमें पोलराइज्ड लाइट मिल जाएगी। नेक्स्ट है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग से भी हम पोलराइजेशन करवा सकते हैं लाइट का। फॉर एग्जांपल जैसे सन है, इसकी इंसिडेंट मतलब सन की लाइट है, ये अनपोलराइज्ड है जैसे, और ये एक वाटर मॉलिक्यूल से पास हुई तो ये स्कैटर हो गई और पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गई ये ऑब्जर्वर की आई तक, ताकि अब सन की जो लाइट होती है वो अनपोलराइज्ड होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स के मीडियम में आने से ये स्कैटर होके हमारे को जो है ये लाइट पोलराइज्ड ही दिखाई देती है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रिस्टर्स लॉ। ये लॉ इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। इसमें हमें क्या मेनली इस जो लॉ का क्या वो है, अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टर्स लॉ tan IP = म्यू। tan IP, अब IP यहाँ पर क्या है और म्यू क्या है ये हमारे पास इसमें समझने की ज़रूरत है। IP है हमारे पास एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अब यहाँ पर अगर अनपोलराइज्ड लाइट पास हो टकराएगी यहाँ पर तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होके आ रही है, और अब इस नॉर्मल में और ये पोलराइज्ड लाइट के एक्सिस में जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास क्या आ गया, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन tan ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन हमारे पास म्यू के इक्वल होता है। अब म्यू यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अब यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास रेयर मीडियम है, सेकंड डेंसर मीडियम है, तो म्यू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो ये हमारे पास ब्रिस्टर्स लॉ का मोस्ट बस जो मेन इसकी हेडलाइन है या मेन इसका मोटिव है वो क्या है, tan ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इक्वल्स टू म्यू। तो ये था हमारा वेव ऑप्टिक्स। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स में वेव ऑप्टिक्स का, तो वो सारे टॉपिक्स हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।